जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कहा था, जो हमारा डिटर्मिनेंट्स है उसके असर्शन और रीजन पे क्वेश्चंस को हम फोकस करेंगे, और उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो लॉजिकल हैं, कॉन्सेप्ट हैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा, उस क्वेश्चन को हम पिकअप करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चंस असर्शन रीजन का एक लिया है। क्वेश्चन ये है कि इफ एक मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले मैं मैट्रिक्स लिख दूं। वो 2 है, 1 + 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा और 7 है। एक ये है। कह रहा है कि देन डिटर्मिनेंट ए इज रियल, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकाला जाए तो इसका रियल आएगा। तो देखते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया 14 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इस चीज को यहाँ देख लिया जाए कि ये इसका जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस फॉर्म का है z = x + i/y, तो जो z बार होता है x - i/y, और z × z बार इसका मल्टीप्लीकेशन x² + y² होता है। ऑलरेडी इससे सारे लोग फेमिलियर है। तो जब भी ऐसी चीज आए ना तो डायरेक्ट ऐसे आप मल्टीप्लीकेशन करिए, और उस चीज को आप देख लीजिए। ये एमसीक्यू में ये सब चीज की जरूरत है, थोड़ा दिमाग तेजी से दौड़ाना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में दिमाग तेजी से तभी दौड़ेगा, एक बड़ी पुरानी कहावत है, ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आपको खुद ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा 1 + 2 होता है और 1 - 2 होता है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + y², रियल का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट्स है उसका स्क्वायर। तो x की जगह यहाँ 1 है तो 1² और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो कितना आ गया हमारा 14 - 5 = 11। तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो 11 है, दिस इज द रियल। ठीक है, दिस इज द रियल। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो रियल है तो बात सही है, तो ये ट्रू है। अब रीजन में देखते हैं। रीजन में मैट्रिक्स ए गिवन है A11, A12, A21 और A22, और यहाँ लिखा है जो Aij जो एलिमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं। तो कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होगी वो ऑलवेज रियल होगी। तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, एक बात और, कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े स्टूडेंट्स को जो है ना भ्रम में रहता है। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 भी लिख सकते हैं। 2 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई? क्योंकि 2 रिटन एज 2 + 0 × आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब ये नहीं होता इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हो। सारे रियल नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रियल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि क्या अगर ए आई जे इसके सारे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं अगर, तो क्या डिटर्मिनेंट से रियल होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक हम काउंटर एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, ए आयोटा ले लिया, 0 ले लिया, और यहाँ 1 ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, राइट। अब अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आएगा, दिस इज द आयोटा -0, दिस इज द आयोटा, एंड दिस इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देन ए इज ऑलवेज रियल, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो ए ट्रू है और हमारा जो रीजन है वो फॉल्स है। तो जब ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो इसका जो ऑप्शन सी है, दिस इज द राइट हियर। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये ध्यान में रहने चाहिए। और इस क्वेश्चन को लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एंट्री की बात की जा रही है तो उसका मतलब x + i/y ही नहीं होता है, उसकी मीनिंग पूरे रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो रियल नंबर पे बात हो सकती है, x + i/y भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर रियल लिख दिया तो वहां आप कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो आई का जो कोफिशिएंट होगा वहां 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता है तो आई कोफिशिएंट 0 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रियल नंबर लिख दिया तो जो आई का कोफिशिएंट होगा मस्ट बी 0। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें है, असर्शन में दिया है
कि डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट्स है 1 0 1 है, उसके बाद 1 -2 3 है और 5 3 8। ठीक है जी, पूछा है देन डेल्टा इज इक्वल टू -12 होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं, तो लगाना पड़ेगा, देखिए तो ये हो गया 1, एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो से, और सबको पता है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम होती है, चाहे किसी रो और किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करिए। जैसे हम इसका फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो ये हो गया, तो ये हो गया -16 और माइनस ये 9 हो गया। ठीक है जी, ये 0 हट गया, फिर उसके बाद +1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 3 और +10 हो गया, तो ये हो गया -25 +13 और ये हो गया -12। ठीक है, तो -12 वैल्यू आएगी, तो -12 दिया हुआ है, तो ठीक है, ये मतलब ये डिटर्मिनेंट दिया उसकी वैल्यू -12 आएगी, तो दिस असर्शन इज द राइट हियर। रीजन में लिखा है if we expand the determinant either by row or by any column then the value of the determinant always be same as, this is the result here। अगर डिटर्मिनेंट के किसी रो और किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक ही रहती है, बदलती नहीं है। तो हमने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकाली, वैल्यू -12 आई। रीजन में लिखा है कि हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू किसी रो और किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो एक ही होती है, सही बात है। अब यहाँ ये है कि जो ऑप्शन दिया है, बेसिकली ऑप्शन ए और बी में स्टूडेंट से ज्यादा गलती होने की संभावना है, तो उसके लिए मैं क्लियर कट एक आइडिया बता दूं। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए तब आप लिखेंगे जब दोनों में जबरदस्त लिंकेज होगा, जब एक रीजन जो है ए को आंसर देगा तब बात सही है, अगर नहीं देगा मतलब कोई रिलेशन ना मिले तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ कि हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय रो और कॉलम एक्सपेंशन, ठीक है, और रो और कॉलम किसी से एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होती है। तो यस, रीजन इज क्लियरली एक्सपेंड द असर्शन। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, रो के रूप में एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, और हमने रो के रूप में एक्सपेंड करके वैल्यू निकाली है, तो दोनों के बीच जबरदस्त रिलेशन है असर्शन और रिलेशन के बीच में, और दोनों बातें सही हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। A/R/2 एंड जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/0s, दिस इज राइट हियर, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आड ऑर्डर का है और वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अक्सर ये बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। रीजन आर दिया है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कि कोई मैट्रिक्स ए अगर गिवन है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ AT इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक बात ये कहा है, एंड एक साथ साथ एक और रिजल्ट इसमें जोड़ा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ -A इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो बात 100% सही है कि AT है ट्रांसपोज, ये जो लिखा है A डैश लिखा है या AT लिखा है, दिस इज द नोटेशंस ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला या ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, दोनों सेम होता है, दिस इज द रिजल्ट हियर। ये तो बात तो सही है, दिस इज द राइट वन। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ -A ये होता है, नहीं, रिजल्ट तो ये होता है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर n है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैम्डा इंटू A इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। ठीक है, जहां लैम्डा हमारा एक नॉन जीरो कोई रियल नंबर है। तो अब यहाँ जैसे हम अप्लाई दिस रिजल्ट हियर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -A कैसे लिखेंगे, -1 इंटू A, अब -1 रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, ये बात होगी। अच्छा, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ -A हो जाएगा, अगर n आड है तो ये बात सही होगी, लेकिन अगर n इवन है तब तो फिर -1 रेज टू द पावर n प्लस हो जाएगा, और उस स्टेज में डिटर्मिनेंट ऑफ -A डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। तो जो रीजन दिया है वो तो गलत, सही नहीं है। अब हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है इन सबों को देखने की, क्यों? क्योंकि C और D में क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि अगर R फॉल्स है या A फॉल्स है तो C और D सही है। तो अगर फॉल्स मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है,
तो यह क्या मिला है, हमारा जो रीजन है वो गलत है, वो फॉल्स है। ये तो सही है बट ये सही नहीं है, ये हमेशा सबके लिए नहीं होता है। तो असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, तो आर फॉल्स है और ए ट्रू है, तो ऑप्शन सी इज द राइट हियर। ठीक है, तो इसका जो है असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन का है। देखिए थोड़ी कैसे यहाँ गेम है। यहाँ कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी है, ए का कोऑर्डिनेट है 1 3, और हम ऑप्शन पे जो गेम है उस गेम पे हम बात करने वाले हैं ताकि वो गेम स्टूडेंट्स का ना क्लियर हो जाए। दिस एंड सॉरी पी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन है। तो उसका इक्वेशन कह रहा है कि y इज इक्वल टू 3x होगा। ठीक है, राइट। और इसका जो रीजन दिया है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है और एक x3 y3 है, और इसकी जो एरिया है वो कहाँ है, ये है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये तो देखते ही स्टूडेंट के दिमाग दिल बाग बाग हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन देख लेगा अगर हो तो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे है। ये अगर कोई 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनसे निर्मित जो ट्रायंगल का जो एरिया होगी वो हाफ होती है, और यहाँ हाफ नहीं दिया गया है, तो जो रीजन है वो फॉल्स है, तो बाकी अब सब बकवास है। तो रीजन आर फॉल्स है तो फिर तो सी पर आ जाएगा वहां, बस एक ही पर्याप्त है ना। आर फॉल्स सिर्फ ऑप्शन सी में ही है, बाकी तो आर फॉल्स है नहीं। अब बाकी जगह दोनों में तो आर ट्रू है, आर ट्रू है, तो आर अगर फॉल्स आपको मिल गया तो फिर सी पर ही आप जाएंगे और ए को ट्रू होना ही पड़ेगा डेफिनेटली। अगर मैं इससे एरिया निकालूं तो एरिया 0 होगी, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं तभी वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और उनसे जो एरिया निर्मित होगी वो एरिया मेरी 0 होगी, मतलब वो डेल्टा जो है वो 0 होना चाहिए, और डेल्टा का मतलब हाफ, ये 1 3 1 0 0 1 और x y 1, तो निकाल लीजिए। इसके करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर दें तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस एंड माइनस, तो ये 0 होगा, तो 1/2 माइनस ये हट गया, ये हट गया, क्या बचा 1 3, और ये y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3x है ये। तो इन पॉइंटों से पास करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी y इज इक्वल टू 3x होगी, बट जो रीजन है वो गलत है। लेकिन अगर यहाँ 1/2 कर देता तो क्या होता, इस क्वेश्चन को लगाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है ना, उस असर्शन और रीजन को क्लियर करने में। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा अगर एक टफ क्वेश्चन को थोड़ा घुमावदार अगर बनाना चाहता तो बना सकता था। अगर यहाँ 1/2 कर देता तो ये एरिया ये होती है, और एरिया से अगर हम एरिया अगर 0 करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमेशा वो इक्वेशन ऑफ द लाइन मिलेगी। तो ये इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि इनके बीच जबरदस्त रिलेशन हो गया। 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या 3 पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, अगर 3 पॉइंट से निर्मित जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसकी एरिया 0 होनी चाहिए, एक कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिए हैं, और एरिया 3 अगर वर्टेक्स दिए कोऑर्डिनेट अगर दिए हैं तो उससे जो ट्रायंगल बनेगा उसकी एरिया ये होगी। तो अगर यहाँ 1/2 लिख देता ना तो ये इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता, तो ये भी सही होता, ये भी सही होता, और ये इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता, तो फिर वो ऑप्शन ए इज ट्रू हियर। बट यहाँ 1/2 करके उसने खेल सारी बिगाड़ दी, खुद ही क्वेश्चन को बहुत हल्का कर दिया। तो ये तो रीजन फॉल्स हो गया। अगर रीजन फॉल्स हो गया तो फिर ये खोज लीजिए आप, यही इसका भाई लूप होल है कि ये अगर सही मिल गया तो बाकी सही हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऑप्शन सी इज द राइट हियर। तो ये एमसीक्यू का ये थोड़ा लूप होल रहता है कि जैसे यहाँ है, अगर आर अगर फॉल्स मिल गया तो 4 ऑप्शन में सिर्फ सी ही एक ऑप्शन है जहां आर फॉल्स लिखा है, बाकी आर फॉल्स कहीं नहीं है। तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या पूछना है, अगर आपका रीजन फॉल्स मिल गया तो फिर तो बाकी ऑप्शन पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, डी में भी नहीं है। अगर ए फॉल्स मिल गया तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं। अगर दोनों ट्रू मिल जाएंगे तब थोड़ा जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में थोड़ा घुमाव चीजें आ जाएंगी, तब उसमें आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा।
और कंसेप्ट जब क्रिस्टल क्लियर होगा तभी ए और बी पे आप अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो उसके लिए जरूरी है जो डिफिनीशंस में लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और बार बार कहते रहते हैं कि रिजल्ट जितने सारे हैं वो जबान पे रहने चाहिए। अगर रिजल्ट आपके जबान पे है ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है बूस्टअप होता है, ये एग्जाम में देखा जाता है। अब हम एक अनदर क्वेश्चन से ले रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी खूब धड़ल्ले से आ रहे हैं। देखिए कह रहा है, अब इसमें एक रिजल्ट डेवलप करूंगा और रिजल्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम आना है आपको, बहुत ही काम आएगा। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए गिवन है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। देन कहा है कि डिटर्मिनेंट से 0 है, ठीक है जी। उसके बाद रीजंस में जो बात की गई है वो ये है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बात है। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं एक रिजल्ट की बात करने जा रहा हूं। वो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के ईच रो के एलिमेंट का सम 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। दिस इज द रिजल्ट। और इस रिजल्ट को आप ध्यान में रख के ही एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन जनरली बनाते हैं। क्या है? कॉलम भी, रो और कॉलम दोनों में से कोई भी, इफ सम ऑफ एलिमेंट्स, इफ सम ऑफ ऑल elements of rows और कॉलम कोई भी हो are 0 then its determinant will be 0। ये हो गया sum of all elements of the rows ऑफ ईच रोज, ईच रोज लिख दीजिएगा, लैंग्वेज की ही तो गेम है। प्रत्येक रोज के एलिमेंट का सम और कॉलम के एलिमेंट का सम अगर 0 मिल जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब जैसे यहाँ देखिए उसी पर है, यहाँ डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अब जो स्टूडेंट इसको डिटर्मिनेंट निकालेगा अपना टाइम किल करेगा। तो जब भी डिटर्मिनेंट की 0 की बात आए ना तो जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है एक बार जरूर उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमने आपके लिए लिख दी, जैसे देखिए कितनी खूबसूरती से यूज हुआ है। इसका सम करिए 1 + 1 2 2 - 2 0 हो गया। इनका सम करेंगे 2 + 3 - 3 ये भी 0 हो गया। 5 4 9 - 9 ये भी 0 हो गया। तो पक्का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये ट्रू हो गया, ये इज ट्रू हियर, ठीक है। अब रीजन पे आ जाइए। अच्छा अगर ये फॉल्स हो जाता तो फिर डी पे हम बड़ा काम चला लेते। अब यहाँ देखिए ये क्या है, मुझे पता है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए इनवर्स की डिफिनीशंस में ये आता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब हम एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना था, यूं इसका डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। तो यूजिंग दिस कंसेप्ट, अच्छा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है तो फिर कितना हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट a, दिस इज द कांस्टेंट, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट a को लैम्डा लिख दूं तो ये हो गया ना, तो लैम्डा a इनवर्स a। एक बात और मैं यहाँ कर दूं, जो मैट्रिक्स a है अगर उसका ऑर्डर n है तो उसके इनवर्स का भी ऑर्डर n ही होगा, राइट। लैम्डा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया, उसका डिटर्मिनेंट से लिया गया, तो क्या प्रॉपर्टीज कहती है, लैम्डा जब बाहर होगा इसका जो ऑर्डर होगा उसमें पावर चढ़ जाता है, दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो गया। और लैम्डा हमारा क्या है, अच्छा इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, लैम्डा रेज़ टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इनवर्स ऐसे करें, या लैम्डा रेज़ टू द पावर 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और लैम्डा जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रेज़ टू द पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसको सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स दिस, ये वैल्यू मिलेगी आपको क्लियरली। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1 होगा। ऐसे दिया भी हुआ है तो इसका मतलब ए भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है।
ठीक है। अब मुझे ये देखना है दोनों ट्रू है तो सी और डी तो कैंसिल हो गया भाई साहब, पक्का कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों ट्रू है। तो दोनों ट्रू है तो ए और बी के बारे में आना होगा। अब रिलेशन, ये हमारा ऑप्शन सही तभी होगा जब ए और बी के बीच जबरदस्त रिलेशन होगा। तो खोजिए रिलेशन मिलेगा या नहीं। अब यहाँ आपके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाली। अब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं। अच्छा ये 0 है, अगर ये रिजल्ट अगर लिख देता, अगर ये रिजल्ट अगर रीजन में लिख देता तो फिर ये सही होता और ये रीजन इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता। बट यहाँ रीजन में एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा लिखा हुआ है और इस एडजॉइंट का इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारा डिटर्मिनेंट से नहीं है। तो जब कोई डायरेक्ट हमारा रिलेशन डिटर्मिनेंट से नहीं है तो इसका मतलब ये इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो फिर ऑप्शन बी दैट इज राइट, ए ट्रू है, आर ट्रू है और आर जो है इसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता है। क्लियरली एक्सप्लेन तब करता है जब इनके और इनके बीच जबरदस्त रिलेशन होगा। तो जब असर्शन और रिलेशन रीजन के बीच रिलेशंस है तब वो उसको क्लियरली एक्सप्लेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और है एंड दिस इज द लास्ट, बड़ा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले ऑलरेडी हम बार बार जब क्वेश्चंस लगाए हैं तो इसमें बात किए हैं। कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन से दो इक्वेशंस दिया है, यहाँ 2x माइनस वाई है, यहाँ -2 कहाँ है और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 कहाँ है। हैज यूनिक सोल्यूशन एंड x और y की वैल्यू दी हुई है। तो और रीजन दिया द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। हैज ए यूनिक सोल्यूशन इफ, हमने बात भी की थी कि डिटर्मिनेंट से ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ बी भी नॉन 0 होना चाहिए, उनको लिखना चाहिए। वो सैंपल पेपर जिन्होंने सेट किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर बी 0 हो जाएगा तो यूनिक सोल्यूशन का जो है ना बखिया उधर जाएगी तो फिर नहीं होगा, फिर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बी के लिए वो नॉन 0 है, ये भी वहां लिखना चाहिए, ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए। तब ax इज इक्वल टू बी जो मेरा सिस्टम है हैज ए यूनिक सोल्यूशन देता है। तो अच्छा इसको सॉल्व करने पे x y की वैल्यू वही आ रही है, देख लीजिए। सेट कर लेते हैं। x की जगह -5/11 लिख दीजिए, माइनस y है और y की जो वैल्यू है 12/11 है। तो क्या आएगा ये हो गया -10, 11 -12 और 11 दूना 22 -2 हो गया। अब यहाँ देखिए 3x, तो 3 इंटू -5/11 प्लस 4 इंटू 12/11। अब ये देखिए क्या आते हैं, सॉल्व करिए तो -15/11 प्लस 12 चौका 48/11। अब 48 में से ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 11 3 आएगा, ये तो सही है। तो एक्स वाई की वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स वाई की वैल्यू है। अच्छा डिटर्मिनेंट सब ये निकालिए, देखिए 0 हो रहा है। डिटर्मिनेंट से कैसे निकालते हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हमने बताया था। अगर दो इक्वेशन है तो एक्स वाई कोफिशिएंट यहाँ हो गया 2, वाई कोफिशिएंट -1, एक्स यहाँ हो गया 3 और यहाँ ये हो गया 4, तो ये हो गया 8 और ये हो गया प्लस नॉट इज इक्वल टू 0 एस। तो यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन से क्या ये रिजल्ट भी है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ जो डिटर्मिनेंट ए निकला है वो 0 नहीं है और रीजन में भी दिया है यूनिक सोल्यूशन तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा। तो इनके बीच जबरदस्त रिलेशन है, दोनों ट्रू है। तो फिर क्या ऑप्शन होगा, ये इसको एक्सप्लेन करता है कि ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन तब रखेगा जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा। और यहाँ कहा है कि x इज इक्वल टू बी सिस्टम जो है यूनिक सोल्यूशंस कब, जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है। तो ये इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है। A true, region true, assertions true, and region is clearly explain the assertion, hence option A is true. तो इसका ऑप्शन ए जो है मेरा राइट। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे assertions और regions के मैट्रिक्स पे, और हमने जिन रिजल्टों को डेवलप किया वो रिजल्ट आप नोट कर लें, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन सीबीएसई का बनेगा इन्हीं रिजल्टों पे आधारित बनेगा। तो अगर आपके पास रिजल्ट है तो एक ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र आप यूज करिए। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस और लगाएंगे जो इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स के बाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपना तो उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे ऑलवेज। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।